नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। साथियों, यदि आप हमारे साथ लगातार बने हुए होंगे तो आपको पता होगा हमने अपनी तैयारी की शुरुआत एंशिएंट इंडिया से की है, जिसमें मूल तौर पे हम लोग यूनिट 1 के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें लगभग 5 से 6 लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था सोर्सेज के बारे में। उसके बाद स्टोन एज से पहले जो आदि मानव का विकास होता है, ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, और कई तरह के स्टोन टूल्स बनाए जाते हैं, उन तमाम चीज़ों के बारे में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज यानी प्रस्तर युग, जिसको हिंदी में आप पत्थर युग के नाम से भी जानते हो। तो हम लोग मूल तौर पे बात करेंगे प्रस्तर युग के बारे में। तो आज को वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सिलेबस निकालिए, और मैंने बोला था कि आप अपने सिलेबस को PDF में नहीं बल्कि प्रिंट आउट करके बाहर निकाल लीजिए, और प्रिंट आउट आप हमेशा अपने साथ रखें। जब भी आप किसी भी लेक्चर की शुरुआत करें, किसी भी वीडियो को प्ले करें, तो सबसे पहले आप सिलेबस को अपने हाथ में रखें और वहाँ से आप मिला लें कि हम लोग किस यूनिट का कौन सा हिस्सा पढ़ रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, यूनिट 1 के हम लोग सेकेंड वाले हिस्से में पढ़ रहे हैं, जिसमें पेस्टोरलिज्म पढ़ना है और फूड प्रोडक्शन पढ़ना है, जिसमें न्योलिथिक एज, कैल्कोलिथिक एज, सेटलमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, टूल्स एंड पैटर्न ऑफ एक्सचेंज, इन तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं स्टोन एज, जिसमें मूल तौर पे पैलियोलिथिक एज के बारे में बात करेंगे, पूरा पाषाण युग के बारे में। तो आइए अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलना, उसके साथ साथ लिखने से ज़्यादा आप समझने की कोशिश करना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आज हम लोग बात करेंगे स्टोन एज के बारे में। तो ध्यान रखना, स्टोन एज का इतिहास 5 लाख ईसा पूर्व से शुरू होकर 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है। कब तक? 5 लाख ईसा पूर्व से शुरू होकर 10,000 ईसा पूर्व तक चलता है। उसके बाद देखोगे कि 3000 से हड़प्पा, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन कहते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद हिस्ट्री कंटिन्यू हो जाएगा। तो 10,000 BC तक का इतिहास, 5 लाख से 10,000 का, उसको स्टोन एज का पीरियड बोलते हैं। उसको प्रस्तर युग का, पत्थर युग का पीरियड बोलते हैं। अब देखोगे कि स्टोन एज को मूलतः 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला पूरा पाषाण युग, दूसरा मध्य पाषाण युग, और तीसरा नव पाषाण युग। ठीक है, 3 तरह के युगों में बांटा गया है। मैंने उसके अंग्रेजी को भी साथ में लिखा है। यदि आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आप अंग्रेजी को लिख सकते हैं। यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं तब तो सारी चीज़ें हिंदी में लिखी हुई है। तो जहाँ जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे मैं अंग्रेजी भी बोल लूँगा। तो आते हैं, बात करते हैं पूरा पाषाण युग को क्या बोलते हैं। पैलियोलिथिक एज, मध्य पाषाण को मेसोलिथिक, और नव पाषाण को नियोलिथिक एज बोलते हैं। अब आज के वीडियो में मूल तौर पे बातें होंगी पूरा पाषाण युग के बारे में, पैलियोलिथिक एज के बारे में, और इसके बाद वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेसोलिथिक एज के बारे में। उसके बाद वाले लेक्चर में बात करेंगे नियोलिथिक एज के बारे में। एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले यह जानिए कि पूरा पाषाण युग को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो जिस तरीके से स्टोन एज को 3 हिस्सों में बांटा गया है, उसी तरीके से पूरा पाषाण युग को भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन हिस्से हैं? निम्न पूरा पाषाण, जिसको लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, जिसको मिडिल पैलियोलिथिक एज कहते हैं। उसके बाद तीसरा जो है वह है उच्च पूरा पाषाण काल, जिसको अपर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक एज है 30,000 BC से लेकर के 30,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के बीच इसका काल निर्धारण किया गया है। कई सारे विद्वानों के बीच में इसको लेकर मतभेद भी है। तो डेट को लेकर के यहाँ पर आपको ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, आप कन्फ्यूज्ड मत होइएगा। आपसे फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, प्लेसेस से लोकेटेड, कल्चर से लोकेटेड, और टूल्स से लोकेटेड, टूल्स से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो जो सवाल पूछे जाते हैं जिन टॉपिक से, उस पे हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आप जानो कि पूरा पाषाण काल इसको क्यों कहते हैं। इतिहास में पूरा शब्द का अर्थ होता है प्राचीन, ठीक है, पूर्व, यानी प्री। जैसे हम लोग प्री हिस्ट्री की बात किए थे, तो पूरा पाषाण का अर्थ यही है कि पाषाण युग जब शुरू होगा उससे पहले का पीरियड, ठीक है, उससे पहले के पीरियड को पूरा पाषाण कहा गया है। अब एक एक करके बात करते हैं निम्न पूरा पाषाण के बारे में। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक एक करके तमाम चीज़ों के बारे में बातें करेंगे। अब देखो कि जब भी हम लोग किसी भी युग के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर जैसे निम्न पूरा पाषाण है, तो उनके बारे में मुख्य तौर पे 3 से 4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन चीज़ें? पहला कि उस दौर का कौन कौन सा प्लेस है,
उस दौर का कौन कौन सा स्थल है, ठीक है, कौन कौन सा लोकेशन है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था। उसके बाद बात करेंगे उस समय कौन कौन से उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे थे। उसके बाद बात करेंगे उस उपकरण को बनाने के लिए, उस औजार को बनाने के लिए किन किन पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा था, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कि कोई वैसी संस्कृति क्या उस समय डेवलप थी, कोई वैसा कल्चर था उस समय जो एग्जिस्ट कर रहा था, तो उसके बारे में बात करेंगे। यदि कल्चर एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा तो उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं निम्नपुरा पाषाण से, ठीक है। तो निम्नपुरा पाषाण काल के स्थल के बारे में जानते हैं कि इसमें कौन कौन से स्थान हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से प्लेस से ही लोकेटेड आपसे सवाल पूछते हैं कि कौन कौन सा प्लेस निम्नपुरा पाषाण काल से संबंधित है, या सवाल उलट के पूछा जाएगा कि कौन सा प्लेस निम्नपुरा पाषाण काल से संबंधित नहीं है। तो एक एक करके आप सारे प्लेस का नाम अपने नोट्स में लिख लेना। पहला नाम है शिवालिक श्रेणी। मैंने बताया था कि शिवालिक श्रेणी जो कश्मीर का हिस्सा है वहीं पे पहली बार मानव का विकास हो रहा है। तो शिवालिक श्रेणी जो है वह निम्नपुरा पाषाण काल का स्थल है, ठीक है, निम्नपुरा पाषाण काल से लोकेटेड है। मैं इसमें से कुछ सवाल देख लेता हूं, जैसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो उन सवाल को मैं आपके साथ साथ बताते चलूँगा कि कब ऐसा सवाल पूछा गया है। उसी अनुसार आप तैयारी करना, तब एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। चलो बातें करते हैं। अब पहला प्लेस मैंने बताया शिवालिक श्रेणी। उसके बाद पंजाब का हिस्सा, पंजाब का हिस्सा जो नॉर्थ वेस्ट का हिस्सा है पंजाब, ठीक है। ध्यान रखना आज का पंजाब नहीं, कल के पंजाब के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि आज के पाकिस्तान का पंजाब भी उस दौर के भारत का पंजाब है। तो यह चीज़ों को आप कंफ्यूज मत होना। पंजाब, उसके बाद बेलन घाटी, आपको पता होगा कि बेलन घाटी इलाहाबाद में लोकेटेड है। कहाँ में? इलाहाबाद में लोकेटेड है। उसके बाद पहलगाम के बारे में, ठीक है, पहलगाम, पहलगाम से भी मिला है इसका साक्ष्य। उसके बाद होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा है। उसके बाद भीमबेटका से, ठीक है, वही मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है। उसके बाद आदमगढ़, यह भी मध्य प्रदेश का हिस्सा है। उसके बाद नागौर से, ठीक है। उसके बाद 16 आर सिंगी तालाब इसका नाम है, पूरा नाम है 16 आर सिंगी तालाब। उसके बाद नेवासा से भी इसके प्रमाण मिले हैं। उसके बाद गुलबर्गा जो कि कर्नाटक में है, फिर महाराष्ट्र से, फिर होसंगी से जो कि मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है। उसके बाद अतिरमपक्कम से, जो कि अतिरमपक्कम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, इससे सवाल पूछे गए हैं कि अतिरमपक्कम निम्न में से कहाँ से संबंधित है, या फिर उसका लोकेशन कहाँ था, कहाँ से उसका संबंध है। जैसे मैं बताता हूँ कि दिसंबर 2015 के पेपर 3 में पहला सवाल आया था, किस स्थान से मानव जीवाश्म के अवशेष पूरा पाषाणीय उपकरणों के साथ मिले हैं। तो इसका जो आंसर था वह था अतिरमपक्कम, ठीक है। इसका जो माफ़ करना, इसका जो आंसर था वो हथनौरा था, लेकिन ऑप्शन में 4 दिए थे प्लेस का नाम। पहला नाम था अतिरमपक्कम, दूसरा नाम था भीमबेटका, ठीक है, उसके बाद हथनौरा, उसके बाद डिडवाना। तो ये जितने भी प्लेसेज हैं स्टोन एज से हमेशा सवाल आपसे प्लेसेज से पूछे जाते हैं, इसीलिए आप प्लेसेज को हमेशा दिमाग में रखना। ऐसा नहीं कि किसी स्थल का नाम आ जाए आपके परीक्षा में तो आपको लगे कि यह अननोन है, इसलिए वो हमेशा नोन होना चाहिए आपके दिमाग में। उसके लिए जगह होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ऐसा प्लेस एग्जिस्ट करता था। आगे आते हैं, नेवासा के बारे में बात किया, गुलबर्गा महाराष्ट्र, होसंगी, अतिरमपक्कम तक हम लोग पहुँचे थे। उसके बाद सोनप्रभा, ठीक है, सोनप्रभा, उसके बाद मालप्रभा, उसके बाद चेन्नई, ठीक है, चेन्नई घाटी साउथ इंडिया। उसके बाद देखोगे उड़ीसा। तो एक चीज़ आप केयर कर रहे होगे कि निम्नपुरा पाषाण काल के जो उपकरण मिल रहे हैं, जो प्लेसेस मिल रहे हैं, जो इनका विस्तार है, एक्सपेंशन है, वह नॉर्थ वेस्ट से शुरू होकर के, पंजाब से होकर के दक्षिण भारत के चेन्नई तक फैला हुआ है, यानी संपूर्ण भारत में फैला हुआ है। आप देखोगे मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान के भी हिस्से में है, दक्षिण भारत में भी है, पंजाब में भी है, सिंध के क्षेत्र में भी है, यानी लगभग पूरे भारत में इसका विस्तार था। तो मान लो आपको डिस्क्रिप्टिव में आंसर लिखना हो तो आप बोल सकते हो कि निम्नपुरा पाषाण काल का विस्तार लगभग पूरे भारत में था, प्रायद्वीपीय भारत से लेकर के उत्तर पश्चिम भारत, दक्षिणी भारत, तमाम उत्तरी भारत, सभी जगहों पे इसका विन्यास था, इसका विस्तार था।
आगे आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे इसमें से देखना एक आध प्लेसेज ऐसे होते हैं जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, जो हमसे भी छूट जाता है। तो आप इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप हमारे साथ किताब पढ़ते चलना। किताब के रूप में या तो आप झायंट श्रीमाली को पढ़ो। झायंट श्रीमाली की एक एक लाइन जब आप हमारे वीडियो को देख लोगे तो झायंट श्रीमाली किताब को पढ़ोगे तो लगेगा कि 90% बातें आपके दिमाग में पहले से ही घुस चुकी है। इसीलिए झायंट श्रीमाली तो आपका ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आप केसी श्रीवास्तव को पढ़ करके चलना, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी बनाता हूँ, जो भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ, वो सारे के सारे लगभग 3-4 किताबों से मैं मिला करके देता हूँ। जैसे झायंट श्रीमाली प्रशांत गौरव के बारे में बताया था, उसके बाद केसी श्रीवास्तव, आरसी मजूमदार, डीएन झा और रामशरण शर्मा, ये 4-5 किताबों को मिला करके आपको देता हूँ। एक उपिंदर सिंह की भी किताब है। तो ध्यान रखना कुछ चीज़ें छूट जाती है, इसलिए आपको भी किताब पढ़ना चाहिए। आप हमारे ऊपर 100% निर्भर नहीं होइएगा। आगे आते हैं, उपकरण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि उपकरण बनाने के लिए कई तरह के तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो मैंने बताया था 2 तरीके का तकनीक। पहला बताया था चॉपर चॉपिंग के बारे में बताया था। ठीक है, हैंडेक्स के बारे में बताया था। उसके बाद लबा लबाई टेक्निक के बारे में बताया था। 3 तरीके के टेक्निक बताए थे। वो तीनों के तीनों टेक्निक इस समय भी एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल में जो उपकरण बनते हैं उसको बनाने के लिए तीनों टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन? लबा लबाई। और लबा लबाई के बारे में बताया था कि यह फ्रांस के पेरिस के निकट एक प्लेस है लबा लबाई, वहीं से पहली बार इसका साक्ष्य मिला था, इसीलिए इसका नाम है लबा लबाई टेक्निक। उसके बाद हैंडेक्स के बारे में बताया था, यह दक्षिण भारत का ट्रेडिशन था। दक्षिण भारत में जो भी उपकरण मिल रहे थे वो हैंडेक्स परंपरा से बनाए जा रहे थे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से उपकरण मिले हैं? मूल तौर पे हैंडेक्स, जिसको हिंदी में हस्त कुठार बोलते हो। उसके बाद विदारणी मिला है। ठीक है, उसके बाद गड़ासा मिला है, जिसमें के बारे में बताया था कि एक तरफ जो होता है नुकीला होता है धार। गड़ासा आज भी आपके घर में इस्तेमाल किया जाता होगा। गांव में आप कभी जाओगे तो गांव में लोग घास को काटने के लिए एक लकड़ी का तख्ता होता है, उसके ऊपर घास को रखकर जिससे काटते हैं उसी को गंडासा बोलते हैं। तो यह उपकरण बहुत पहले ही निम्न पूरा पाषाण काल से हमारे यहाँ चलता आ रहा है और अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। आगे आते हैं कि अब जब उपकरण बनाया जा रहा था तो उसके लिए कौन कौन से पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस दौर में हम लोग पाषाण काल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उस दौर में यदि कोई भी औजार, कोई भी उपकरण बनाया जाएगा तो उसके लिए या तो मानव के शरीर के हड्डी का इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर जानवर के शरीर के हड्डी का इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर बड़े बड़े जो पत्थर होते थे उसको तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे उपकरण बना करके उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो यही मूलतः 3 चीज़ें होंगी। तो कौन कौन पत्थर उस समय चल रहे थे? पहला का नाम है क्वार्टजाइट, दूसरा का नाम है चर्ट, तीसरा का नाम है स्फटिक और चौथा जो है बेसाल्ट है। ध्यान रखना, यह चारों नाम याद रखना, क्योंकि पत्थर से रिलेटेड कई बार सवाल पूछे गए हैं कि निम्न में से कौन से पत्थर निम्न पूरा पाषाण काल से संबंधित है। तो चारों के चारों पत्थर याद रखना, कौन कौन? क्वार्टजाइट, चर्ट, स्फटिक और बेसाल्ट। अब आते हैं कि क्या उस दौर में कोई कल्चर एग्जिस्ट कर रहा था? तो मैंने बताया कि अब देखो निम्न पूरा पाषाण काल में कई तरह के कल्चर एग्जिस्ट कर रहे थे। अब मैंने एक बात बताया था आपको कि कल्चर और सिविलाइजेशन में अंतर होता है। सिविलाइजेशन का जो एक्सपेंशन होता है वो बहुत बड़ा होता है, उसका विस्तार बहुत बड़ा होता है, उसका विन्यास बहुत बड़ा होता है। लेकिन कल्चर को आप देखोगे, कल्चर और सिविलाइजेशन में जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो कल्चर एक छोटे से हिस्से में होता है। ठीक है, संस्कृति एक छोटे से हिस्से में होता है, सभ्यता एक बड़े से हिस्से में होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं चॉपर चॉपिंग संस्कृति के बारे में। ठीक है, चॉपर चॉपिंग कल्चर, ठीक है, जो टेक्निक था वो। उसके बाद एक इस समय संस्कृति एग्जिस्ट कर रही थी जिसका नाम है सोहन संस्कृति। क्या नाम है? सोहन संस्कृति। आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हो तो इससे पिछले वाले वीडियो में जाना, स्टोन एज लेक्चर नंबर 2 हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहाँ जाओगे तो वहाँ पे मैंने सोहन कल्चर पे बहुत डिटेल में बताया था कि सोहन कल्चर पंजाब नदी घाटी में विकसित एक संस्कृति है जिसके अपने कई सारी विशेषताएं हैं। मैं यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप वहाँ पर जाकर के उस वीडियो में देख लेना। तो सोहन संस्कृति उस समय विकसित था। सोहन संस्कृति किससे रिलेटेड है? निम्न पूरा पाषाण काल से। और यह ध्यान रखना कि कहाँ में सोहन संस्कृति, तो इतना यहाँ पे बता रहा हूँ, पंजाब के इलाके में इसका विकास हुआ था।
उसके बाद आते हैं, इस समय नर्मदा घाटी संस्कृति चल रही थी, और नर्मदा घाटी संस्कृति से, नर्मदा घाटी से क्या क्या मिला है हमें, गडासा का उपकरण मिला है, खंडक मिला है, हस्त कुठार मिला है, और नरसिंहपुर एक जगह है वहाँ से हमें मानव जीवाश्म मिला है। यह याद जरूर रखना कि मानव जीवाश्म, ह्यूमन फॉसिल्स कहाँ से मिला है, नरसिंहपुर से मिला है। तो बार बार बोल रहा हूँ, स्टोन एज से, प्लेस से ही रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद भीमबेटका है जो कि मध्य प्रदेश में है, तो भीमबेटका से भी हमें कुछ मिला जैसे विदारणी। उसके बाद वहाँ पे एक घनी आबादी का ऐसा एक साक्ष्य मिला है जिसे पता चला है विद्वानों को कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी रह रही थी, एक बहुत बड़े लोगों का समूह रह रहा था। उसके बाद आते हैं, मद्रास संस्कृति भी निम्न पूरा पाषाण कालीन है। मद्रास संस्कृति भारत के दक्षिणी हिस्से में है। तो मैं क्या बताया था कि भारत निम्न पूरा पाषाण काल का जो विस्तार है वो पूरे भारत में है, लगभग संपूर्ण भारत में है, इसलिए दक्षिण भारत में मद्रास संस्कृति का विकास हुआ है। और यहाँ से कुछ प्लेसेस हैं लोकेटेड रिलेटेड, जैसे बादम दुराई, ठीक है, बादम दुराई। उसके बाद है घाट प्रभा और माल प्रभा। घाट प्रभा और माल प्रभा दो ऐसे प्लेसेस हैं, दो ऐसी नदियां हैं जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो घाट प्रभा नदी और माल प्रभा नदी के किनारे से भी निम्न पूरा पाषाण काल के कई उपकरण मिले हैं, उससे रिलेटेड कई तरह के प्लेसेस मिले हैं, कई तरीके के साक्ष्य मिले हैं। तो मान लो आपसे सवाल पूछा जाए कि घाट प्रभा एवं माल प्रभा से जो उपकरण मिले हैं, जो टूल्स मिले हैं, वह किस पीरियड के हैं, तो निम्न पूरा पाषाण काल से रिलेटेड हैं। क्लियर है। उसके बाद आते हैं असोम संस्कृति। मद्रास संस्कृति को ही असोम संस्कृति भी कहा जाता है। इसका विस्तार पश्चिमी बंग में भी था, बंगाल के भी हिस्से में इसका विस्तार था निम्न पूरा पाषाण काल का। उसके बाद आते हैं कुछ प्लेसेज हैं जैसे गिहलूर है, ठीक है, गिद्धलूर, ठीक है, गिद्धलूर। उसके बाद है करीमपुरी। उसके बाद एक और औजार जो दोनों यहाँ से मिला है, उस औजार का नाम है हस्त कुठार और गंडासा। आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हो कि यहाँ से मूल तौर पे हस्त कुठार और गंडासा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे चॉपर एवं चैपिंग कल्चर से बनाया जा रहा था उपकरण। तो चॉपर और चैपिंग में मूल तौर पे क्या क्या बनता था, एक हस्त कुठार और दूसरा गंडासा। अब आते हैं, यह टोटल था निम्न पूरा पाषाण काल के बारे में। मेरे ख्याल से यह चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नहीं समझ में आई हैं तो फिर आप वीडियो को रोकिए और वापस जाइए और धीरे धीरे करके आराम से चीज़ों को देखिए, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग होता है, क्योंकि यह तो फैक्चुअली है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि आप पढ़ोगे यदि ढंग से तो मज़ा आएगा, आपको बहुत ज़्यादा बोरिंग महसूस नहीं होगा। आगे आते हैं, दूसरे बात करते हैं मध्य पूरा पाषाण काल के बारे में, जिसको अंग्रेजी में यदि आप पढ़ते हैं तो इसको बोलोगे मिडिल पैलियोलिथिक। अब देखो मिडिल पैलियोलिथिक एज के बारे में, प्लेसेस के बारे में, कौन कौन प्लेसेस हैं। तो पहला प्लेस है जिसका नाम है सिंध, दूसरा प्लेस है राजस्थान, तीसरा प्लेस है गुजरात, चौथा प्लेस है एमपी यानी मध्य प्रदेश, और पांचवा प्लेस है प्रायद्वीपीय भारत। अंतर देखो, निम्न पूरा पाषाण काल में पूरे भारत में प्रसार था, दक्षिणी भारत से लेकर के उत्तर पश्चिम के भारत, उत्तरी भारत में, मध्य भारत में भी था। लेकिन मध्य पूरा पाषाण काल का विस्तार मुख्य तौर पे कहाँ है, उत्तरी भारत में है। उत्तरी भारत में है कहाँ कहाँ पे, सिंध में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में एवं प्रायद्वीपीय भारत में। सवाल आपसे पूछा जाता है कि क्या पंजाब मध्य पूरा पाषाण काल का स्थल है, क्या मध्य पूरा पाषाण काल से रिलेटेड है, तो बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैंने लिखा है कि पंजाब में नहीं था इसका विस्तार और नॉर्थ वेस्ट के हिस्से में भी इसका विस्तार नहीं था। अब आते हैं हम लोग औजार के बारे में बात करेंगे, उपकरण के बारे में कि इस दौर में कौन कौन से औजार चल रहे थे। पहली बात कि अब जो औजार पहले से चलता आ रहा था वह औजार हमेशा चलता रहेगा, यह कॉन्सेप्ट के तौर पे आप याद रखना। अब पहला औजार चलता रहा था हस्त कुठार, तो वह तो रहेगा ही। विदारणी आया, ठीक है, उसके बाद बेधनी है, छुरी है, छुरी टाइप का, आप चाकू का इस्तेमाल करते होगे घर में छुरी का, तो छुरी का विकास वहीं से हो रहा है, छुरी है। उसके बाद खुरचनी है, ठीक है, इसको खुरपी बोलते हैं हम लोग अपने गांव में, आपके गांव में कुछ और बोला जाता होगा, जिससे घास गढ़ा जाता है, जिससे घास काटा जाता है, तो वह खुरचनी है। उसके बाद छेदनी है, जिससे छेद करने के लिए। उसके बाद और अन्य सारे उपकरण भी मिले हैं।
उसके बाद संस्कृति के बारे में बात किया जाए तो याद रखना कि उस समय पश्चिमी यूरोप में एक संस्कृति डेवलप था, उसका नाम था मोस्तरी संस्कृति। ठीक है, यह झा एंड श्रीमाली के चैप्टर में जाओगे स्टोन एज वाले चैप्टर में, तो वहाँ पर इसका मिल जाएगा, वहीं पे इसको शामिल किया गया है। तो मोस्तरी संस्कृति जो था वो पश्चिम यूरोप में उस समय डेवलप था, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे कई सारी चीज़ें मिलती है। ठीक है, तो मान लो आपसे सवाल आ जाए कि मोस्तरी कल्चर का जो कि पश्चिमी यूरोप में डेवलप था, पश्चिमी यूरोप में उसका विस्तार था, उसका संबंध भारत के किस पाषाणकालीन स्थल से है, किस पाषाण काल युग से है, तो वह है मध्य पूरा पाषाण काल, अंग्रेजी में मिडिल पैलियोलिथिक एज से उसका संबंध है। आगे आते हैं और अब बात करते हैं हम लोग पदार्थ के बारे में कि जो उपकरण बनाए जा रहे थे उसमें कौन कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो सबसे पहली बात कि बनाने के लिए लवा लवाई टेक्निक का जो इस्तेमाल अब बहुत ज़्यादा किया जाने लगा। पहले क्या क्या किया जा रहा था, चॉपर चैपिंग था, हैंडेक्स था, लवा लवाई तीनों था, लेकिन मिडिल पैलियोलिथिक एज में क्या हुआ, सबसे ज़्यादा उपयोग बढ़ा किसका, किस टेक्निक का, लवा लवाई टेक्निक का। और बार बार बोल रहा हूँ लवा लवाई टेक्निक कहाँ से है, फ्रांस के पेरिस के पास एक प्लेस था, इसलिए यह सवाल कई बार पूछा गया है। तो ध्यान रखना, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि किस टेक्निक का, यानी किस टेक्निक का, किस तकनीक का प्रचलन मिडिल पैलियोलिथिक एज में बढ़ गया था, तो उसका नाम है उसका नाम क्या है, लवा लवाई टेक्निक, लवा लवाई तकनीक। अब आते हैं कौन कौन से औजार मिल रहे थे। तो औजार के रूप में है औजार के रूप में है औजार तो हमने बात कर लिया था ना, पदार्थ पे बात कर रहे थे। तो पदार्थ के रूप में जैस्पर, ठीक है, चर्ट है, उसके बाद चमकदार पत्थर का प्रयोग यहाँ पर ज़्यादा किया जाने लगा। ठीक है, अब सवाल आपसे यह आ जाएगा कि चमकदार पत्थर का ज़्यादा प्रयोग किस पीरियड से शुरू हुआ। ठीक है, तो वह किस पीरियड है, मिडिल पैलियोलिथिक एज है, मध्य पूरा पाषाण काल से चमकदार पत्थर का इस्तेमाल औजारों को बनाने के लिए, उपकरणों के बनाने के लिए ज़्यादा किया जाने लगा था। ठीक है, तो क्या क्या था, जैस्पर, चर्ट, चमकदार पत्थर। क्लियर है। अब आते हैं, एक सवाल यह भी आता है कि नेवासा संस्कृति, ठीक है, नेवासा एक कल्चर था इस दौर का, जैसे मैंने बताया था कि इस दौर के कौन कौन कल्चर थे, सोहन कल्चर था, उसी तरीके से मध्य पूरा पाषाण काल के समय एक कल्चर है नेवासा संस्कृति, यह भारत का ही है। ठीक है, तो इस दौर में नेवासा संस्कृति का विकास होता है। और मैंने बताया था कि पश्चिमी यूरोप की संस्कृति मोस्तरी संस्कृति से इसका संबंध है, यानी मूल तौर पे यहाँ पे दो संस्कृति से रिलेटेड है, मोस्तरी एवं नेवासा। अब आते हैं हम लोग आज के तीसरे टॉपिक, यानी आज के अंतिम टॉपिक पे, और आज का हमारा अंतिम टॉपिक है उच्च पूरा पाषाण काल, जिसको आप अपर पैलियोलिथिक एज के नाम से जानते हो, और इसका पीरियड है 30,000 BC से लेकर 30,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक। अब देखना, डेट को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है, कई सारे स्कॉलर्स का अपना अलग अलग मानना है, इसलिए स्टोन एज में डेट को लेकर के कॉन्फ्लिक्शन होता है, तो डेट को लेकर के आपसे एग्जामिनेशन में सवाल नहीं पूछा जाता है, इसलिए आप चिंतित नहीं होना। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि इसका कहाँ कहाँ एक्सपेंशन हुआ था, इससे कौन कौन से प्लेसेस हैं जो रिलेटेड हैं। तो पहला प्लेस है जिसका नाम है बेलन घाटी। पहला प्लेस का क्या नाम है, बेलन घाटी। और बेलन घाटी के बारे में बताया था हमने कि बेलन घाटी इलाहाबाद में है। कहाँ में है, आज के इलाहाबाद में, उस दौर के भी इलाहाबाद में, और अभी उसका नाम बदल दिया गया है, तो क्या नाम है, प्रयागराज में, यानी आज के प्रयागराज में कल का बेलन घाटी लोकेटेड था। और बेलन घाटी से बजरी का प्रमाण मिला है। ठीक है, बजरी का प्रमाण मिला है, और उस बजरी के बारे में बताया गया है कि यह 2 लाख ईसा पूर्व का है। यह कब का है, 2 लाख ईसा पूर्व का बजरी का प्रमाण मिला है। तो सवाल आपसे पहला आएगा, बेलन घाटी वर्तमान भारत के किस राज्य में लोकेटेड है, तो वह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ, प्रयागराज, उस दौर के इलाहाबाद। दूसरा सवाल, प्राचीनतम बजरी का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो इलाहाबाद के बेलन घाटी से। आगे आते हैं, दूसरा प्लेस का नाम है, वह है रेनी गुंडूर। रेनी गुंडूर, फिर से बोल रहा हूँ, रेनी गुंडूर। और यह प्लेस है आज के आंध्र प्रदेश में, उस दौर के भी आंध्र प्रदेश में लोकेटेड था। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला है, फलक। फलक एवं तक्षिणी, 2 तरीके के उपकरण हैं, फलक एवं तक्षिणी नाम के उपकरण का साक्ष्य मिला है यहाँ से। कहाँ से, रेनी गुंडूर से। और रेनी गुंडूर कहाँ में है, आंध्र प्रदेश में है। आगे आते हैं, तीसरा है वेटम चेरला। ठीक है, वेटम चेरला, माफ करना, वेटम चेरला। और वेटम चेरला से क्या मिला है, अस्थि उपकरण का साक्ष्य।
अस्थि उपकरण का साक्ष्य, यह भी कहाँ, यह दक्षिण भारत का प्लेस है। और अस्थि उपकरण का अर्थ क्या है कि मानव शरीर को या जानवर के शरीर के हड्डी को उपकरण बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इससे यह एक प्रमाण मिल रहा है। तो आपसे सवाल आएगा कि पहली बार अस्थि उपकरण का साक्ष्य हमें कहाँ से मिल रहा है, तो बेटम चेरला से मिल रहा है, बेटम चेरला से मिल रहा है। और बेटम चेरला किस समय का प्लेस है, तो उच्च पूरा पाषाण काल का है, उच्च पूरा पाषाण काल का है। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं, अगला हमारे पास है प्लेस का नाम, वह है सिन्हभूम। ठीक है, सिन्हभूम कहाँ में है, यह बिहार में है। तो आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि सिन्हभूम एक उच्च पूरा पाषाण काल का स्थल है, उससे रिलेटेड है। अब आप बताओ कि वर्तमान भारत के किस राज्य में लोकेटेड था, तो वह बिहार में था। उसके बाद जोगदहा है, प्लेस का नाम आप बार बार बोल रहा हूँ याद रखना, करनूल है, करनूल गुफा जो कि आंध्र प्रदेश में था। उसके बाद सोरापुर है, सोरापुर दोआब। ठीक है, दोआब किसको बोलते हैं दोस्तों, दो नदियां जहां पर आकर मिलती है, दो नदियां जहां पर आकर मिलती है और उसके आसपास के जो लैंड जहां पे जो ज़मीन का एक्सपेंशन हो जाता है, उस लैंड को ही, उस फर्टाइल लैंड को, क्योंकि वह लैंड बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है, वह ज़मीन बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाता है, उसी लैंड को फर्टाइल लैंड बोलते हैं और उसी को हिंदी में दोआब भूमि बोलते हैं। तो दोआब भूमि कहाँ पर है, सोरापुर दोआब में, कहाँ है, कर्नाटक में लोकेटेड है। और वह किस दौर का है, उच्च पूरा पाषाण काल से इसका संबंध है। क्लियर है, आगे आते हैं। उसके बाद बिस्दी। ठीक है, बिस्दी एक प्लेस है उच्च पूरा पाषाण काल से रिलेटेड, और वह आज के गुजरात में, कल के भी गुजरात में लोकेटेड था। उसके बाद एक जगह का नाम है जिसका नाम है बूढ़ा पुष्कर। ठीक है, बूढ़ा पुष्कर, यह कहाँ में है, राजस्थान में है, यह कहाँ में है, राजस्थान में है। उसके बाद इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है। उसके बाद पटने महाराष्ट्र में है, रामपुर, उसके बाद भदने, उसके बाद बाघोर, बाघोर। ठीक है, इसको बागोर भी मिलता है कहीं पे। ठीक है, बागोर भी मिलता है, इसी को, यह मध्य प्रदेश में है, कहाँ में है, मध्य प्रदेश में। तो यह तमाम प्लेसेस किससे रिलेटेड हैं, अपर पेलियोलिथिक एज से, अपर पेलियोलिथिक एज से रिलेटेड हैं। आगे आते हैं, अब औजार के बारे में बात करते हैं कि इस समय कौन कौन से औजार मिल रहे थे। जैसे बारी बारी से हमने इन सभी के बारे में बात किया था। तो इस समय जो औजार मिल रहे हैं वो मूल तौर पे ब्लेड मिल रहा है। ठीक है, ब्लेड को हिंदी में फलक बोलते हैं, ब्लेड को हिंदी में फलक बोलते हैं। और ब्लेड के बाद क्या क्या मिल रहा था, ब्लेड के बाद स्क्रैपर। ठीक है, और स्क्रैपर को हिंदी में खुरचनी बोलते हैं। उसके बाद बेधक, उसके बाद बेधक, उसके बाद छिद्रक, छिद्रक का मतलब है छेद करने वाला उपकरण। अब देखो कि इस उपकरण को बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ का इस्तेमाल किया जा रहा था, कौन कौन से पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। पहला पत्थर है चट, जो कि आप देखोगे यहीं से चलता आ रहा है चट, यहाँ भी, यानी कि निम्न पूरा पाषाण काल में भी चट पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा था, मध्य पूरा पाषाण काल में भी चट का इस्तेमाल है, और उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल में भी चट का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद दूसरा पत्थर है जिसका नाम है जेस्पर, जेस्पर, कहीं कहीं पे जैस्पर भी मिलेगा। ठीक है, जैस्पर। उसके बाद फ्लिंट है, फ्लिंट यहाँ पे एक नया पत्थर है जो शामिल होता है, इससे पहले आप फ्लिंट का नाम नहीं सुने होंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि फ्लिंट नामक पत्थर का इस्तेमाल पहली बार किस काल के उपकरण बनाने के लिए किया गया था, तो उसका नाम है उच्च पूरा पाषाण काल के उपकरण को बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया गया था। आगे आते हैं, अब इसमें कौन कौन सी बातें हैं, इसमें जो औजार बनाए जा रहे थे उसमें मूल तौर पे लंबे स्थूल पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा था, लंबे स्थूल पत्थर का इस्तेमाल किया जा रहा था। उसके बाद कह रहा है कि अस्थि का इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी हड्डी का इस्तेमाल उपकरण को बनाने के लिए किया जा रहा था। उसके साथ साथ जो उपकरण बनाए जा रहे थे उसका इस्तेमाल नक्काशी के लिए भी किया जाता था और चित्रकारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था, उन तमाम उपकरण का। उसके बाद आते हैं तक्षणी एवं खुरचनी का भी इस्तेमाल किया जाता था, तक्षणी एवं खुरचनी का भी प्रमाण मिलता है उच्च पूरा पाषाण काल के उपकरण के रूप में। तो यह तमाम बातें थी जो उच्च पूरा पाषाण काल के युग के बारे में थी। तो मेरे ख्याल से आज का तीनों पीरियड आपको समझ में आया होगा, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब हम लोग लास्ट के टॉपिक के बारे में बात करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है, इसीलिए इन सारे फैक्ट को भी आप लिख लेना, इन सारे फैक्ट को भी आप याद कर लेना। तो आइए अब उसके बारे में बात करते हैं।
अब देख रहे हैं हम लोग कि यह तमाम जितने भी स्थल का विकास हुआ है वह कहीं ना कहीं किसी युग से रिलेटेड है और यह बड़ा है, यह एक बहुत बड़ा है इसका विस्तार। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो रीजनल कैरेक्टर्स भी हैं। रीजनल कैरेक्टर्स का मतलब है कई सारे क्षेत्रीय जगह हैं जहाँ से कई नए नए उपकरण मिल रहे हैं, उनका अपना एक इम्पॉर्टेंस है, तो उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे मनुष्य का अस्तित्व पहली बार सिंधु के दोनों मुहाने का क्या मतलब है, एक नदी के दो मुहाने होते हैं, तो दोनों मुहानों के किनारे पहली बार मानव के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। मैंने बताया था कि सिंधु नदी जो शिवालिक पहाड़ी का श्रेणी है वहीं पे पहली बार मानव के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। तो ध्यान रखना, सवाल आपसे आ जाए कि सिंधु नदी के किस मुहाने पे मानव अस्तित्व का प्राचीनतम प्रमाण मिलता है, तो वह दोनों मुहाने पे सिंधु नदी के दोनों किनारों पे उनका प्रमाण मिलता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है अन्य नदी घाटी का संबंध अंतर हिमानी युग से है। अन्य जो नदी घाटी हैं, जैसे बाकी सारे जितनी भी नदियां थीं उनके किनारे किनारे भी कई तरह के कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा था, तो उनका संबंध अंतर हिमानी युग से है, तो युग का नाम याद रखना। उसके बाद आते हैं 60 से 70 हजार BC, यानी 60 से 70 हजार ईसा पूर्व, क्या उपोष्ण एवं उष्ण, यानी उस दौर का जो क्लाइमेट था, उस दौर का जो जलवायु था वह उपोष्ण था और उपोष्ण से लेकर के उष्ण की तरफ बढ़ा। उपोष्ण से लेकर के किसके तरफ बढ़ा, उष्ण की तरफ बढ़ा। उसके साथ साथ इन्होंने कहा कि उस दौर में प्रमाण मिल रहा है कई जानवर का, जिसमें दरियाई घोड़ा है, उसके साथ साथ गैंडा का प्रमाण मिला है। कब, 60 से 70 हजार ईसा पूर्व। जलवायु कैसा है, उपोष्ण से लेकर उष्ण के बीच का जलवायु है, बीच का मौसम है। उसके बाद बात करते हैं वेस्ट में, यानी भारत के वेस्ट वाले हिस्से में, पश्चिम वाले हिस्से में कैसा था मौसम, वह शुष्क था। वह कैसा था, शुष्क था। उसके बाद आते हैं पश्चिम की ओर तेजी से भारत का संपर्क बढ़ा। आप देखो कि भारत का विस्तार हो रहा है, विन्यास हो रहा है, उसका जो संपर्क बढ़ रहा है वह पश्चिम की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, पूर्व की ओर बहुत स्लोली आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब सवाल आपसे आ जाए कि भारत का संपर्क पश्चिम की ओर तेजी से बढ़ रहा था या पूर्व की ओर तेजी से, तो पश्चिम की ओर भारत का संपर्क बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था पूर्व की तुलना में। आगे आते हैं छठे नंबर पॉइंट पे, और छठा पॉइंट है मनुष्य मूलतः घाटियों के भीतर रहता था। तो कोई भी नदी घाटी होता था तो उसके किनारे किनारे गुफा बना करके मनुष्य जाति रहता था। नदी के किनारे रहने के पीछे मूल उद्देश्य था ताकि उनको पानी आसानी से मिल जाए, क्योंकि उस दौर में चापाकल नहीं है, नल नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप प्राकृतिक पानी पे तो अभी भी हम लोग लोकेटेड है, पानी तो प्राकृतिक ही होता है, लेकिन मूल तौर पे हम लोग नदी के किनारे, इसीलिए आप देखोगे किसी भी सभ्यता का विकास हो रहा है क्योंकि वहाँ पे पानी की सुविधा बहुत ही आसानी से है। ठीक है, इस वजह करके इन्होंने क्या करते थे, शुरुआती दौर में जितने भी मानव रहते थे वो घाटी के किनारे रहते थे। ठीक है, अब घाटी का क्या अर्थ है, घाटी का अर्थ है नदी के किनारे, है ना, नदी के किनारे। आगे आते हैं भीमबेटका से दीवार बनावट का प्रमाण मिलता है। भीमबेटका कहाँ में दोस्तों, महाराष्ट्र में है, सॉरी माफ करना, मध्य प्रदेश में है। तो भीमबेटका से क्या मिलता है, दीवार के बनावट का प्रमाण मिलता है। ऐसा क्यों मिल रहा है, क्योंकि भीमबेटका की गुफाओं में आदि मानव रह रहे थे, तो अपने दरवाजे बनाते थे। दरवाजा उनको नहीं पता था कि यह दरवाज़ा है, ठीक है, जो घुसने का प्लेस होता था उसी को दरवाजा के रूप में पत्थर को काट काट करके वो लोग बनाते थे। तो इसीलिए हमारे विद्वानों ने यह बताया है कि भीमबेटका से दीवार के बनावट का प्रमाण मिलता है, यानी कहीं ना कहीं वो लोग गुफा में दीवार बना करके, घर बनाकर वो लोग निवास कर रहे थे। आगे आते हैं मध्य पूर्व पाषाण में चकिया, वाराणसी से भी साक्ष्य मिला है। अब देखो वाराणसी में एक जिला है उस दौर में जिसका नाम है चकिया। ठीक है, यह कई बार सवाल पूछा गया है। तो वह कब का है, मध्य पूर्व पाषाण काल का है। कब का, मध्य पूर्व पाषाण काल, यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक एज से उसका संबंध है। और वहां से भी कई तरह के पाषाण उपकरण का, यानी पत्थर के उपकरण का, टूल्स का साक्ष्य मिला है। उसके बाद रोड़ी एवं मलबे से बना, ठीक है, रोड़ी एवं छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं, रोड़ी एवं मलबे से बना हुआ ढोंकी चिनाई का प्रमाण मिला है। और वह कब का है, उच्च पूरा पाषाण काल का है, अपर पैलियोलिथिक एज का है। कब का है, अपर पैलियोलिथिक एज का है। उसके बाद आते हैं, कहता है कि इसका टाइम जो बताया जा रहा है, इसके समय के बारे में जब विद्वानों ने पता लगाया
तो उन्होंने कहा कि इसका समय 9000 बीसी से लेकर 8000 बीसी है, यानी 9000 ईसा पूर्व से लेकर के 8000 ईसा पूर्व के बीच का ही यह प्लेस है। कौन सा प्लेस? जहां से रोड़ी एवं मलबे से बना हुआ ढोंग की चिनाई मिला है। ठीक है, वहां से एक चीज और मिली है, ढोंग की चिनाई। उसके अलावा मिला है मातृ देवी के बारे में। ठीक है, इसको माई देवी शब्द इस्तेमाल किया गया है। तो इसके बारे में स्कॉलर्स ने बताया कि जनजातीय क्षेत्र में, ठीक है, जनजातीय क्षेत्र में इस ढोंग की चिनाई को माई देवी के नाम से जाना जाता था। जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स लोग रहते थे वहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता था? माई देवी के नाम से, मातृ देवी के नाम से नहीं। आगे आते हैं कर्नाटक, पॉइंट नंबर अगला पॉइंट पे आते हैं और कहता है कि कर्नाटक के शोरापुर एवं बीजापुर से। देखो अब पहला सवाल, शोरापुर एवं बीजापुर कहाँ में लोकेटेड है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, तो शोरापुर एवं बीजापुर से उच्च पूरा पाषाण काल का उपकरण मिलता है। कब का? अपर पेलियोलिथिक एज का उपकरण मिलता है, अपर पेलियोलिथिक एज का टूल्स मिलता है। कहाँ से? कर्नाटक से। आ जाते हैं लोहंदा नाला। ठीक है, लोहंदा नाला पहला सवाल, लोहंदा नाला कहाँ में लोकेटेड है? तो इलाहाबाद के बेलन घाटी के पास का एक प्लेस का नाम है लोहंदा नाला। और लोहंदा नाला से क्या क्या मिला है? अस्थि से बना हुआ, हड्डी से बना हुआ मातृ देवी का प्रमाण मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप इसको याद रखना। हड्डी से बना हुआ मातृ देवी का प्रमाण पहली बार इतिहास में कहाँ से मिल रहा है? लोहंदा नाला से। और लोहंदा नाला कहाँ में? इलाहाबाद के बेलन घाटी क्षेत्र के पास का एक हिस्सा है, पास का एक प्लेस है। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है, उसके बाद सेकंड लास्ट पॉइंट है हमारा, पशुओं का जीवाश्म कहाँ कहाँ से मिला है? यानी जो जानवर होते थे उनके जीवाश्म, जैसे यहाँ पर मैंने मानव जीवाश्म की बातें की थी, उसी तरीके से यहाँ पे पशुओं के जीवाश्म का प्रमाण मिला है गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र से, नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र से, उसके बाद बेलन घाटी क्षेत्र से। ठीक है, बेलन घाटी क्षेत्र से, उसके बाद निम्न, और यह जो है निम्न पूर्व पाषाण काल से है। ठीक है, कब का है इसका पीरियड? निम्न पूर्व पाषाण काल से इसका संबंध है। आगे आते हैं हैंडेक्स मिला। जितने भी जो हस्त कुठार मिल रहे थे वह मूल तौर पे 9 सेंटीमीटर से लेकर के 38.5 यानी 38.5 सेंटीमीटर, 38.5 सेंटीमीटर के बीच के ही होते थे। उनके साइज के बारे में बताया गया है। आप केसी श्रीवास्तव की किताब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका प्रमाण मिल जाएगा, आप उस किताब को जरूर पढ़ना। उसके बाद मोस्टली जो टूल्स मिल रहे हैं, ठीक है, अधिकतर जो उपकरण मिल रहे हैं वह 15 सेंटीमीटर के हैं। मूल तौर पे उच्च पूरा पाषाण काल से मिले हुए उपकरण 15 सेंटीमीटर के हैं। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आज के वीडियो में इतना ही। हम लोग चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। यदि नहीं समझ में आई है तो वीडियो को पॉज कीजिए, वापस जाइए, फिर से प्ले कीजिए, निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को ख़त्म करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और आप अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए। हम पेपर 1 की भी शुरुआत करेंगे। अभी पेपर 1 को हमने होल्ड करके रखा है, साथ ही साथ अभी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। लेक्चर आने में कभी कभी देरी हो जाता है, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, मेहनत कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन में। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।